हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा, तो आपने पिछली टर्म्स रिवाइज की? आई होप कि की होंगी और समझ भी आई होंगी। तो बाकी की आगे शुरू करें? तो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा बेटा, आज की पहली टर्म है हमारी है वाउचर। क्या है? वाउचर। वाउचर क्या होता है? अभी तक हमने ये बात की कि जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में की जाती हैं उन वो मैसी ना हो जाएं, इसलिए उनको अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, लिखा जाता है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी ट्रांजैक्शन जब की जाती है तो कोई चीज़ सेल की तो उसका एक बिल बनता है। बिल बनने के बाद डायरेक्ट उसको अकाउंट में नहीं लेजर पोस्टिंग कर दी जाती, अकाउंट में रिकॉर्ड करने और बेचने के बीच में भी एक चीज़ होती है जहाँ पे वो रिकॉर्ड की जाती है, जिसको कहते हैं, आप रफ रिकॉर्ड कह लो, कह सकते हैं एक जनरल लैंग्वेज में आप उसको उसको कहते हैं वाउचर। वाउचर में पहले उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कहाँ पहले उसको लिखा जाता है वाउचर में, और वाउचर के थ्रू उसको कहाँ पे लिखा जाता है, अकाउंट्स में। जहाँ हमने पहले पढ़ा था ना, डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती हैं। क्रेडिट साइड में प्लस वाली आइटम्स लिखते हैं, डेबिट साइड में माइनस वाली आइटम लिखते हैं। तो इस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले जहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं, वाउचर। समझ आया बेटा? आगे चले? ठीक है, आगे बेटा देखो, हमारी जो टर्म है वो है डिस्काउंट। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट तो सुना ही होगा ना, कि कहीं पे कोई चीज़ हम परचेज करते हैं तो हम पूछ लेते हैं ना, इसके ऊपर क्या डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितने % डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे पूछते हैं। तो ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है हमें मिलने वाला ऐसा अलाउंस, ऐसी छूट जो कि हमें सेलर की तरफ से मिलती है, जो हमें सेल कर रहा है उसकी तरफ से मिलती है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। जो गुड हमें सेल की जाती है उस प्राइस के ऊपर हमें कुछ छूट मिलती है, ठीक है, डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज के रूप में, या फिर इस रूप में मिलता है, या फिर क्या मिलता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। अब ये मैं दोनों ही बातें आपको समझाती हूँ, बस आप पहले इतना समझो कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है कि ऐसा अमाउंट जो कि हमें प्राइस, हमारे लिए प्राइस को कम कर दे, यानी प्राइस हमारे लिए क्या हो जाए, कम। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, हम कभी भी कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे ब्रेड खरीदी, ब्रेड के ऊपर जितना MRP लिखा होता है, क्या हम उतनी पेमेंट करते हैं? नहीं करते ना, उससे कम पेमेंट करते हैं। इतने ही वो मांगता है ना हमसे। वो क्या होता है, वो हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है, डिस्काउंटेड प्राइस होता है जो कि सबके लिए है, वो हमें पेमेंट करना है। तो अब हम ये करते हैं कि डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कौन सा होता है? पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बच्चों, वो होता है सभी के लिए, सभी के लिए एक फिक्स परसेंटेज है, सबके लिए डिस्काउंट है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़ का, ठीक है, 1000 पीस का है और उसके ऊपर है, इसका कहते हैं MRP है 1000, और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट फॉर ऑल, सभी के लिए है डिस्काउंट वो। यानी उसकी कीमत कितनी है? 1000 जो कीमत है उसका 10% कितना निकला? कितना निकला बताओ? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ कम होके उसका प्राइस सभी के लिए है। तो वो ऐसा डिस्काउंट जो सभी के लिए हो, वो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड की तरफ से दिया गया सभी को डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड यानी क्या है? बिजनेस की बात कर रहा है। इतनी बात समझ आई? दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है? देखो बेटा, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो सभी के लिए दिया जाता है, सभी को देते हैं, ठीक है, अपनी ये कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। जो कैश डिस्काउंट होता है वो सभी के लिए नहीं होता, वो होता है हमारे जैसे पेमेंट को पक्का करने के लिए और जल्दी करने के लिए, यानी प्रॉम्प्ट करने के लिए। अब देखो, जैसे कोई किसी भी बिजनेसमैन ने कोई चीज़ सेल की, शॉपकीपर ने कर दी, कोई भी नाम दे लो आप, जो सेलर है, सेलर ने कोई गुड्स सेल की, खरीदने वाले ने खरीदी, लेकिन उसने कहा कि मैं इसकी पेमेंट अभी नहीं करूँगा, क्रेडिट में करूँगा, यानी बाद में करूँगा। अब लेने वाला तो यही सोचेगा ना कि मुझे कैश आए, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी पेमेंट रुक के आए, बाद में आए, डिले होके आए। वो कहता है तुरंत आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार आती है, कई बार नहीं आती। तो उस पेमेंट को जल्दी लेने के लिए वो क्या करता है, वो ये कहता है कस्टमर को, ऐसा करो
कि आप इसको जितना ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही देखा है सबके लिए 10%, तो कहता है कि आप इसके ऊपर 50 रुपीज़ और कम कर देता हूँ मैं आपको, 50 रुपीज़ का आपके लिए और डिस्काउंट है, तो आप इसकी पेमेंट मुझे कैश में कर दो। यानी मैं क्रेडिट नहीं चाहता, मैं आपको और डिस्काउंट दे देता हूँ। जो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया वो किस लिए दिया कि पेमेंट कैसे हो जाए, जल्दी हो जाए, प्रॉम्प्ट हो जाए, कैश में हो जाए, तुरंत हो जाए, है ना। तो ये डिस्काउंट जो कि पेमेंट को, सेल को कैश में करने के लिए, जल्दी पेमेंट को बनाने के लिए दिया जाए, उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। ये समझ आया आपको? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या फ़र्क है? ट्रेड डिस्काउंट फॉर ऑल, सबके लिए होता है, और कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। बस इतना ऐसा डिफरेंस है और ये सारी कहानी क्लियर है। समझ आई बेटा? आगे चले। अब आगे आता है पॉइंट रिबेट। अब रिबेट क्या है? रिबेट और डिस्काउंट एक जैसे ही हैं और होते भी एक ही जैसे हैं, बस इनमें एक छोटा सा फर्क होता है। रिबेट क्या होती है? जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, जैसे 10%, 20%, 5%, कितना भी हो सकता है। लेकिन जो रिबेट है वो कभी भी परसेंटेज में नहीं होती, वो होती है अमाउंट में। जैसे कि लिखा होगा 500, रिबेट कितने हैं? 500 की, 1000 की, कितनी भी अमाउंट होगा, नॉट इन परसेंटेज, परसेंटेज में नहीं होगा। समझे? अब जैसे देखो, मैं आपको तभी ऐसी एग्जाम्पल ही देना चाहती होती हूँ कि जो बड़े जनरल हो, जो आपने सुने हो या कभी सुनो तो रिलेट कर पाओ। जैसे अब टैक्स पे करते हैं ना, आपके पेरेंट्स घर में आपने सुनते होंगे ना कि टैक्स पे करना, इनकम टैक्स पे करना। टैक्स के ऊपर हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है? नो, हमें क्या मिलता है? रिबेट मिलती है। टैक्स के ऊपर क्या मिलता होता है? रिबेट। रिबेट यानी कि उसमें होता है कि एक स्लैब्स होती हैं, वो अभी आपके लिए नहीं, सिर्फ आप इतना एग्जाम्पल समझो कि उसके ऊपर हमें कुछ अमाउंट की छूट होती है, जैसे कि 10,000 या कुछ भी पर्टिकुलर जो भी अमाउंट हो, वो उतना हमें रिबेट, छूट मिल गई, हमें उतना अमाउंट नहीं भरना। ठीक है, वो क्या होती है? रिबेट, छूट, जो कि अमाउंट के रूप में होता है, नॉट इन परसेंटेज। ये फर्क होता है डिस्काउंट और रिबेट में, बस इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें सेम ही है, इनका पर्पज सेम ही है। समझे बेटा? आगे चले। ओके, अच्छा, अब आगे आ जाओ। अगला है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST की फुल फॉर्म हो गई। ये क्या होता है? अब देखो, अब भी कोई बिजनेस है, वो क्या करता है? वो जितना भी काम सेल कर रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कर किस लिए रहा है? इनकम कमाने के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जो गवर्नमेंट है हमारी, उसको भी तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, अर्न तो सभी को करना है। गवर्नमेंट भी तो पैसा तो सभी को चाहिए, पैसा सभी को चाहिए, कमाना भी सभी को है, तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट का एक सबसे मेन रास्ता, मेन तरीका कौन सा होता है अर्निंग का? टैक्सेशन। जो वो टैक्स लगाती है, जैसे कि हमने पीछे बात की, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ऐसे ही उसका जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस चल रहे हैं, गुड्स सेल परचेज होती है ना मार्केट में, हम लोग खरीदते हैं, इन गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस यानी कि जैसे डॉक्टर के पास जाओ, कोई डेंटिस्ट के पास गया, उसने ट्रीटमेंट कराया अपना डेंटल, तो उसका जो बिल आएगा ना, उसमें GST भी लिखा होता है। ये क्या लगा? सर्विस के ऊपर टैक्स लगा। अगर हमने कोई चीज परचेज की, स्कूटर परचेज किया तो उसकी जो आपका बिल बनेगा उसमें GST लगा, कि इतना % GST लगा। क्या है? उस गुड के ऊपर। गुड कौन सी थी? स्कूटर, जो हमने परचेज किया। वो टैक्स जो गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर लगते हैं, जो कि कहाँ जाते, कहाँ अल्टीमेटली जाते वो गवर्नमेंट के पास है। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, जो कस्टमर पे करता है, कंज्यूमर पे करता है, किसको करता है? रिटेलर्स को या होलसेलर को। लेकिन जाते कहाँ पे? डिपॉजिट कहाँ होते हैं? ये अर्निंग किसकी है? गवर्नमेंट की। यानी कि टैक्सेस तो हैं, लेकिन हैं कैसे? इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, जिनको कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इतना ही समझो, अभी आप समझ आइए बात कि टैक्स होता क्या। अच्छा, यहाँ तक हुआ, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंट्री। एंट्री क्या है? एंट्री बहुत ही सिंपल वर्ड है। एंट्री का मतलब क्या है? अभी हमने कहा था ना, हम ट्रांजैक्शंस कुछ करते हैं और अकाउंट में उसको पोस्ट करते हैं, लेटर पोस्टिंग करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में लिखना क्या कहलाता है? एंट्री करना।
कहते हैं अकाउंट्स में उसकी एंट्री हो गई। ठीक है, बैंक में जाते हो, आपका अकाउंट्स होता है, उसमें बने होते हैं, आप एक पासबुक होती है, उसमें कहते हैं पासबुक में एंट्री करा लो। ठीक है, वैसे तो सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका, लेकिन फिर भी पासबुक जो लोग अभी भी कैरी करते हैं और उसको अपडेटेड रखते हैं, तो वो पासबुक में क्या कराते हैं, एंट्री कराते हैं। उसको एंट्री करना कहते हैं, उस रिकॉर्ड करने के काम को कहते हैं एंट्री करना। समझ आए बेटा? आगे देखो, अगला है बैड डेट्स। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझो। बैड डेट्स, बैड डेट्स का क्या मतलब? बुरे डेट्स। क्या मतलब बुरे डेट्स? अब डेटर्स कौन होते हैं? अभी हमने पहले पढ़ा, डेटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में कुछ चीज़ें बेची हैं और उनसे हमने पैसा लेना है। लेकिन सोचो, अगर कुछ ऐसे लोग हों जिनसे हमने BR नहीं लिया हुआ, बिल रिसीवेबल नहीं है, सिर्फ मुंह से कहने भर से ही है, या फिर BR भी है तो भी किसी कंडीशन की सर्कमस्टांसेस में ऐसे हैं, लेकिन वो अपना पैसा वापस नहीं दे रहा या नहीं दे पा रहा। दोनों ही सिचुएशन में जिसने बेची है चीजें, उनका तो पैसा डूबा। एक मिनट पानी पी लो। तो जिसने चीजें सेल की, उसका तो पैसा डूब गया ना। तो उस डूबे हुए पैसे को क्या कहते हैं? बैड डेट्स। ऐसा पैसा, ऐसे डेट्स जो कभी रिकवर नहीं होंगे, जो कभी वापसी नहीं आएंगे, वो कैसे हो जाते हैं? बैड डेट्स। ओके, समझे बेटा? ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे अकाउंट्स में आपके बहुत काम आने वाला है और कई बार कंफ्यूज भी करने वाला है। ठीक है, इसलिए अच्छे से अभी समझ लोगे तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। समझे? आगे चले। अब अगला है पॉइंट हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट होता है ऐसा पर्सन जो कि अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में ना हो। बैड डेट्स हम जान गए, ऐसा पर्सन जो बैड डेट्स कर रहा है, यानी कि जो अपने डेट्स को क्लियर करने की पोजीशन में ही नहीं है, बैंकक्रप्ट हो चुका है। कहते हैं ना, बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, कुर्की कर ली उसकी। यानी कि जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ये कंडीशन होती है, पोजीशन होती है कि उसके पास पैसा ही नहीं है, कि अपने जितने भी डेट्स हैं वो नहीं क्लियर कर सकता, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैंक होता है वो जितना पैसा, बैंक ने भी तो लेना है ना उसे, वो अपने अपने पैसे की पेमेंट वो कराने के लिए उसकी जितनी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी सेल करके अपना पैसा लेता है, जितना ले पाए एटलीस्ट। अगर उसके बाद नहीं है एसेट्स तो वो भी उसका डूब जाता है। कहने मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें कोई पर्सन अपना कोई भी पेमेंट्स, लाइबिलिटीज़ को पे करने की पोजीशन में ना हो, वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ठीक है, इसका उल्टा आ जाएगा दूसरा पॉइंट जो हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? ऐसा पर्सन जो कि अपने पेज जितने भी हैं, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी डेट्स हैं, उनको पूरा करने की पोजीशन में है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में है, तो वो क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आगे चलें। अच्छा, अगला पॉइंट है टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? हाँ जी, आपने टर्नओवर तो सुना होगा ना, कि रिलायंस की टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, टाटा की टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। या क्या मतलब है? टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का सिंपल और सीधा मतलब होता है सेल। अगर हम ये कहते हैं कि रिलायंस की टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो कहने का ये मतलब है टर्नओवर कितने भी वक्त में हो सकती है, 1 साल की भी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी सालों की हम देखें उतने सालों की सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि रिलायंस की टर्नओवर ज़्यादा है 1 साल की, जिसका मतलब ये है कि 1 साल में रिलायंस की सेल कितनी थी। ठीक है, टर्नओवर से मतलब होता है टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। इसका एक पर्टिकुलर पीरियड में जितनी टोटल सेल उसने की, उसका टोटल क्या होता है? टर्नओवर कहते हैं। समझ आए बेटा? आगे चलें। अगला है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक तो नाम से ही लग रहा है, लाइव स्टॉक होता है जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जैसे बिजनेस होते हैं, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो बेटा, पैसा, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो उसका मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। उसके लिए वो क्या करता है? गुड्स को बनाता भी है और सेल भी करता है। ऐसा क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, ठीक है। यानी कि उसने अपनी लेबर, अपने एफर्ट्स और अपना कैपिटल, ये सारा कुछ लगा दिया क्या करने में? पैसा कमाने में, प्रॉफिट कमाने में। वो जब ऐसा करता है तो साथ के साथ वो क्या करता है? अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से, अपने कमाए हुए पैसे में से, धन में से कुछ अमाउंट, कुछ मनी को क्या करता है? मनी को वापस री इन्वेस्ट कर देता है, फिर से इन्वेस्ट करता है। यानी कि वो जैसे खुद लगा हुआ था ना मेहनत करने, पैसा कमाने के लिए, फिर वो अपने पैसे को लगा देता है मेहनत करने के लिए, पैसा कमाए। पैसे से पैसा कमाना यानी कि ऐसा पैसा जिसको सेव नहीं किया गया, जिसको रखा नहीं गया बैंकों में, जिसको कहाँ लगा दिया गया? वापस से इन्वेस्ट कर दिया गया, लगा दिया गया। कहाँ पे? अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, किसी भी तरह से बहुत जगह, बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट के होते हैं, इन सब में पैसे को लगा देना, जिससे कि उसके टाइमली रिटर्न्स आते रहते हैं और वो पैसा क्या होता रहता है? ग्रो होता रहता है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह के नाम सुने होंगे ना आपने, ये उन्हीं के एक एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी बिजनेस होता ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो स्टार्ट ही वो कैसे होता है? इन्वेस्टमेंट से। क्या होती है पहली इन्वेस्टमेंट? क्या होती है याद है? हमने पहले पढ़ा था, कैपिटल। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो कि किसने, कौन करता है? ऑनर करता है अपने बिजनेस में, वो क्या होती है? कैपिटल। यानी इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है और इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस आगे तक रन करते हैं और प्रॉफिट में जाते हैं। इतनी बातें समझ आई? ये यहाँ तक हमने किया, ये सारी टर्म्स हैं हमारी। अभी भी अगर कुछ छूट गई होंगी तो फिर हम नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो जितनी अगर हमने कर ली हैं उसको आप अच्छे से करो, एक एक को करो। मैंने पहले भी आपसे कहा कि सारी टर्म्स को रिवाइज करो, रिलेट करो, डेली लाइफ में इसको देखो, आपको सब समझ आने लग जाएगा, याद होगा और आगे का सारा काम बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, तब तक बाय।